हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो उसके एमसीक्यू हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ इनफॉर्मल बातें कर लेते हैं। आरएस मेंस का रिजल्ट जो आ चुका है, और मेंस के रिजल्ट की यदि अपन बात करें तो कट ऑफ जो बहुत लो रही है। हालांकि कट ऑफ जो कम रहने के क्या कारण है उस पर हम जो अलग से एक दिन डिस्कस करेंगे। और यदि अपन बात करें कट ऑफ कम रहने का जो वो प्रभाव क्या रहेगा, तो इससे जो इंटरव्यू का रोल काफी बढ़ गया है। और मेंस का रिजल्ट जब से आया तब से जो दो पक्ष इस चीज के हैं। एक तो जो खुशी का माहौल है, बहुत से लोग जो खुश हुए हैं कि हमारा मेंस पास हुआ है। उन सभी लोगों को जिनका जो आरएस मेंस पास हुआ है, बहुत सारी बधाइयां हमारे चैनल की तरफ से। आप निश्चित रूप से डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आपने जो मेहनत की है और उस मेहनत का फल जो आपको मिला है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत की लेकिन जो उस तरह का फल जो उनको नहीं मिल पाया। लेकिन उन्हें भी मैं यही कहूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, और एक परीक्षा में फेल हो जाने से जो आपका जीवन जो खत्म नहीं हो जाता। नई वैकेंसी जो बहुत जल्द आने वाली है उसके लिए जो आप तैयारी करते रहिए। और मैं यही कहूंगा, काफी मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे। हालांकि बहुत सी दुखद स्टोरियां सुन के जो मैं अपना दुख जो खुद भूल गया। और बाकी मतलब इतने मैसेजेस मेरे पास आए टेलीग्राम पे। कुछ लोगों का जो मैसेज देख के खुशी हुई कि उन लोगों का जो मेंस पास हुआ। और कुछ लोगों ने जो इस तरह की इमोशनल मैसेज लिख के भेजे कि सर मेरा 3 बार जो आरएस मेंस फेल हो गया और मैं एक लड़की हूँ। अब जो वो घर वाले मौका नहीं देंगे, अब मैं क्या करूं। इस तरह के मैसेजेस जो आए उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग मेंस जो फेल हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा, लाइनें बोलूंगा कि तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता। तुम्हें खोया है तो कहानी यकीनन लंबी चलेगी। और वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा भी है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यदि परिस्थितियां विपरीत नहीं होंगी तो आप बड़े इंसान कैसे बन पाओगे। विपरीत परिस्थितियों के अंदर ही जो एक मजबूत इंसान जो बनता है, एक बड़ा इंसान जो बनता है। और फिर कुछ लाइनें, वो एक गाना है कि ओ सेरा उठ जरा तेरा फिर वही जलवा दिखा अपना। ओ सेरा उठ जरा फिर तेरा वही जलवा दिखा अपना। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। कलेजे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। जमाना रुक गया तेरा वही अंदाज देखण नू। जमाना रुक गया तेरा वही अंदाज देखण नू। वापिस से उसी जोश और उसी जुनून के साथ तैयारी करनी है। और नई जो वैकेंसी आ रही है उसमें जो इसी तरीके से जो क्या करना है, अच्छे तरीके से जो कमियां रही है उसमें सुधार करके जो वापिस से क्या करना है। इस बार जो निश्चित रूप से आपका मेंस पास होगा यदि अपन सुधार करते हैं तो। वो एक, जब भी आपके मन में जब फेलियर मतलब इस तरह की स्थिति आ जाए कि अब जो जीवन में कुछ नहीं हो सकता और आगे जो क्या करेंगे, तो इस बार की जो यूपीएससी टॉपर है शक्ति दुबे, उनकी जो कहानी है वो देख लेना एक बार। लगातार 4 बार जो प्रीलिम्स में फेल हुई, और उसके बाद जो क्या हुआ, 5वीं बार जब उन्होंने जो यूपीएससी का जो पेपर दिया तो उसमें प्री भी पास हुआ, मेंस भी पास हुआ, इंटरव्यू भी पास हुआ, और जो टॉपर रही। तो 4 बार लगातार फेल होने के बाद जो 5वीं बार यूपीएससी टॉपर बन गई शक्ति दुबे। तो इस तरह की अनेकों कहानियां हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज की दुनिया इस तरह की है कि उसमें जो आप ये तय नहीं कर सकते कि मेरा पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। एक हो सकता है लंबा टाइम लग जाए, हो सकता है ज्यादा अटेम्प्ट लग जाए, लेकिन यदि लगे रहे तो निश्चित रूप से एक दिन जो सफलता उसे मिलेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो उसमें हम मई से लेके जो अगस्त तक का जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यू जो आज हम करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023 के जो आंकड़े हैं उन पर आधारित भारत की एचडीआई रैंक क्या रही। एचडीआई रैंक की पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो पूछ रहा है। फिर 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें आंकड़े कौन से लिए गए, 2023 के जो आंकड़े लिए गए। इसमें ऑप्शन है 125, 130, 133 और 135। तो इसका सही आंसर जो वो क्या होगा, 130 जो रैंक रही है। तो 2025 की रैंक है। और यदि अपन बात करें इसमें डेटा की, तो वो कब के लिए गए, 2023 के, 2023 के डेटा है। भारत की रैंक क्या रही है, 130। भारत की रैंक जो 130 रही है। इसके बाद यदि अपन बात करें भारत का स्कोर क्या रहा है, 0.685, 0.685 जो स्कोर रहा है। ठीक है, ये स्कोर भी आपको याद रखना है।
रैंक भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि अपन बात करें मानव विकास रिपोर्ट की, तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट जो 1990 से चल रही है, और इसको जो बनाया किसने था? एक पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और उसके साथ ही जो भारत के एक महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर जो इसका निर्माण किया था। किसका? मानव विकास रिपोर्ट का। कब से? 1990 से जो ये चल रही है, और इसमें भारत की क्या रैंक रही है? 130। यदि ये 2023 के आंकड़ों के अनुसार रही है, यदि इससे पिछले साल के आंकड़े देखें, 2022 के आंकड़े देखें, 2022 के आंकड़े देखें, तो उसमें जो भारत की रैंक क्या रही? तो उसमें जो 133 जो भारत की रैंक रही थी। ठीक है, तो 3 रैंक का सुधार भारत का हुआ है। और इसके अंदर जो आइसलैंड ने जो टॉप किया है, कौन से देश ने टॉप किया है? आइसलैंड जो इसमें टॉप पे रहा है। और बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर ली। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? क्या शीर्षक है? ऑप्शन है ह्यूमन चॉइसेस इन डिजिटल एरा, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो ये इसका जो सही आंसर है, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, फिर यदि अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में एचडीआई सूचकांक किन 3 आयामों पर आधारित है? हाँ, ये किन 3 आयामों पर आधारित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण। तो पर्यावरण नहीं है इसमें, स्वास्थ्य और शिक्षा तो है। फिर शिक्षा, सुरक्षा, आय, तो इसमें आय नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तो ये जो तीनों है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 आधारों के ऊपर जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। स्वास्थ्य के अंदर यदि अपन बात करें सबसे पहले शिक्षा की, तो शिक्षा में क्या देखा जाता है? 2 चीजें देखी जाती है। एक तो जो छोटे बच्चे हैं वो कितने साल तक स्कूल जाएंगे, उसको बोलते हैं प्रत्याशित स्कूली शिक्षा या फिर अनुमानित स्कूली शिक्षा। दूसरी बात, जो बड़े लोग हो चुके हैं, जो जिनकी स्कूलिंग की एज जो पूरी हो चुकी है, वो कितने साल तक स्कूल गए थे, तो उसको बोलते हैं औसत शिक्षा। तो शिक्षा में 2 चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या? एक तो प्रत्याशित शिक्षा और एक औसत शिक्षा, ये दोनों चीजें देखी जाती है। यदि अपन बात करें स्वास्थ्य के अंदर क्या देखा जाता है, तो जो औसत एज होती है, जीवन प्रत्याशा जो देखी जाती है, क्या देखी जाती है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? किसी भी देश के लोग जो कितने साल तक जीते हैं उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। फिर यदि अपन बात करें जीवन स्तर की, तो ये किस आधार पर देखी जाती है? तो जीवन स्तर में जो चीजें देखी जाती है, जीएनआई, सकल राष्ट्रीय आय जो देखी जाती है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा जीएनआई, पर कैपिटा जीएनआई जो देखी जाती है, पर कैपिटा जीएनआई जो देखी जाती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होगी? 3 आधार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य के अंदर क्या देखा जाता है? जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। शिक्षा में क्या देखा जाता है? तो शिक्षा में 2 चीजें जो देखी जाती है, एक तो अनुमानित या फिर प्रत्याशित स्कूली शिक्षा, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो दूसरी औसत स्कूली शिक्षा। और जीवन स्तर के अंदर क्या देखा जाता है? जीएनआई पर कैपिटा, यानी सकल राष्ट्रीय आय जो देखी जाती है प्रति व्यक्ति। यदि अपन बात करें सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है प्रति व्यक्ति, तो उस पर जो जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से जो चर्चा करेंगे। अभी जो आप इतना ही जान लीजिए इसमें क्या क्या देखा जाता है। मानव विकास सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? टॉप जो कौन से देश ने किया है, तो ये डिस्कस कर चुके थे, आइसलैंड जो इसमें टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 6 मई 2025 को हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, के अंतर्गत ब्रिटिश विस्की पर भारत में आयात शुल्क कितने प्रतिशत से घटाकर किया गया? मतलब कि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अनुसार जो ब्रिटिश विस्की है उसके ऊपर भारत के अंदर आयात शुल्क कितना घटा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, यदि अपन बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच जो एफटीए हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो कब हुआ? 6 मई 2025 को हुआ। ये आपको डेट भी याद रखनी है। इसके अलावा उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम था? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सीईटी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट उसका नाम था। इसके अलावा यदि अपन बात करें इसके अंदर क्या प्रावधान था, तो एक तो जो ब्रिटिश विस्की है उस पर 150% से घटा के जो 40% तक जो आयात शुल्क कर दिया ना, 150% से 40%। इसके अलावा यदि अपन बात करें ब्रिटिश जो कार है, ब्रिटेन की जो कारें हैं, उस पर जो 100% से घटा के कितना कर दिया गया? 10% जो कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10% जो आयात शुल्क कर दिया गया। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है, भाई क्या करना है, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? एक तो
जो देशों के बीच में व्यापार जो बाधाएं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको क्या करना होता है, कम करना होता है। इसके अलावा व्यापार को जो बढ़ावा देना होता है और इन्वेस्टमेंट जो उसको बढ़ावा देना होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके लिए जो क्या किया गया, भी भारत और ब्रिटेन के बीच में एक टारगेट रखा गया कि 2040 तक, कब तक, 2040 तक क्या करना है, 34 बिलियन डॉलर, 34 बिलियन डॉलर जो 34 बिलियन डॉलर जो उसको क्या करना है, व्यापार को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार कितना बढ़ाना है, तो 34 बिलियन डॉलर का व्यापार जो बढ़ाना है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ा है अपन ने, देखो ये एग्रीमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, वो जो भारत आए हुए हैं और अपने 150 प्रतिनिधियों के साथ, जो उनके बिजनेस प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो भारत आए हुए और जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कर रहे हैं, व्यापार के बारे में क्या क्या ट्रेड बैरियर कम कर सकते हैं, उन सब चीजों में बातचीत चल रही है। 6 मई 2025 को जो क्या हुआ था, भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या प्रावधान थे, एक तो 2040 तक 34 बिलियन डॉलर जो व्यापार जो दोनों देशों के बीच में उसको बढ़ावा देना है, व्यापारिक बाधाएं जो उनको कम करना है और व्यापार को जो बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ब्रिटिश जो विस्की है उसके ऊपर 150% से कम करके 40% जो क्या कर दिया, आयात शुल्क कर दिया। और उसके बाद यदि अपन बात करें ब्रिटिश जो कारें हैं उन पे 100% से घटाकर कितना कर दिया गया, तो 10% जो आयात शुल्क कर दिया गया। और भारत के जो उत्पाद हैं 99% उत्पाद ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन के अंदर आयात शुल्क जो 0 कर दिया गया। कितने उत्पाद हैं, 99% उत्पाद ऐसे हैं जिनके ऊपर जो ब्रिटेन के अंदर है वो आयात शुल्क 0 कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 सूची में भारत के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए। फोर्ब्स 30, फोर्ब्स एक संस्था है, एशिया के जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं जो बिजनेस के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर या किसी इनोवेशन के अंदर कोई अच्छा काम करते हैं, तो उन सब लोगों की एक सूची बनाई जाती है। ऐसी 300 लोगों की सूची बनाई जाती है। उसमें भारत के कितने लोग हैं ये पूछा है, तो उसमें भारत के 94 लोग हैं। सबसे ज्यादा जो भारत के लोग इसमें शामिल हैं। 300 लोगों में से कितने, 300 लोगों में से 94 लोग जो भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ना उसको जारी कौन करता है। तो एक संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, क्या नाम है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, वो जो जारी करती है। नॉर्वे इसके अंदर जो टॉप रहा है। और भारत की क्या रैंक रही, तो 151 जो भारत की रैंक रही है। कितनी रही है, 151 जो भारत की रैंक रही है। हालांकि भारत की मीडिया का लेवल जो देख के वो देखकर ऐसा लगता है कि इसकी रैंक जो और भी ज्यादा खराब रहनी चाहिए। टोटल 180 देशों की जो रैंकिंग निकाली थी, मुझे लगता है कि 180 नंबर पे जो भारत का मीडिया आना चाहिए, क्योंकि भारत की मीडिया जो है उसका कोई लेवल ही नहीं है। लेकिन रैंक है क्या वास्तव में, 151 जो भारत की मीडिया की रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही, 151। कौन जारी करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो जारी करता है। नॉर्वे इसमें टॉप पे है। आगे जो क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये अपन देख चुके हैं, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फोर्ब्स 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया। तो फोर्ब्स वही संस्था ये क्या करती है, तो सबसे अधिक कमाई करने वाले जो एथलीट्स हैं उनकी एक सूची निकालती है। उसमें लगातार तीसरे साल जो किस खिलाड़ी ने टॉप किया है, किस एथलीट ने टॉप किया है, तो मेसी है, रोनाल्डो और लेब्रॉन जेम्स और स्टीफन करी। तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उसने लगातार तीसरी साल सबसे ज्यादा कमाई वाला एथलीट बन गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो काफी अमीर आदमी है, इतना अमीर है कि एक बार एक होटल के अंदर टिप्स देना था इनको और 80 लाख रुपए जो इन्होंने टिप्स दे दिया। तो बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान है और दिल का भी अच्छा है, खिलाड़ी तो अच्छा है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 2025-26 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। तो ये क्या है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, तो एशिया के जो 21 देश हैं, 21 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, अंतर सरकारी संगठन, जिसमें आपस में जो सहयोग करते हैं देश किस चीज में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कितने देशों का संगठन है, 21 देशों का संगठन, सॉरी 21 देशों का संगठन है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, टोक्यो जापान के, टोक्यो के अंदर इसका मुख्यालय है। फिर यदि अपन बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 21 देशों का संगठन है, टोक्यो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने संभाली है,
भारत ने जो इसकी अध्यक्षता संभाली। ठीक, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ पे आयोजित हुआ। आसियान 10 देशों का एक संगठन है जो साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 देश हैं, जैसे कि नीचे वाले जो देश हो गए, सिंगापुर हो गया, इसके अलावा सिंगापुर तो सॉरी वो मैं भूल रहा हूँ, नाम भूल गया। ये जो है म्यांमार से नीचे के जो देश हैं, ब्रह्मा से नीचे के जो देश, भले वो वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इस तरह के जो देश हैं 10 देश, उनका एक संगठन है। फिर यदि अपन बात करें आसियान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो 1967 में 8 अगस्त 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर यदि अपन बात करें तो कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? तो बैंकॉक, जो थाईलैंड के अंदर बैंकॉक है, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है। और फिर यदि अपन बात करें अभी जो इसका सम्मेलन है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर में। उसके बारे में एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि अभी 11वां देश इसका सदस्य बना है, जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके 10 देशों का ये संगठन है। 11वां देश इसका अभी जो तिमोर लेस्ते बना है। इसके अलावा यदि अपन बात करें 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर हुई थी। और यदि अपन बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो हेडक्वार्टर इसका जो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अभी इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर के अंदर जो इसका सम्मेलन हुआ है। कुआलालंपुर कहाँ पे? मलेशिया के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और स्थिरता जो इसकी थीम थी। क्या थी? समावेशिता और स्थिरता जो इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में कालाजार उन्मूलन हेतु समझौता करने वाले 6 अफ्रीकी देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक, कालाजार एक रोग है, बीमारी है, उसको खत्म करने के लिए 6 अफ्रीकी देशों ने, कालाजार जो अफ्रीका में काफी ज्यादा चलता है, तो 6 अफ्रीकी देशों ने जो इसमें क्या किया है? समझौता किया है। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? चाड है, जिबूती भी है, इथोपिया भी है, नाइजीरिया जो इसमें शामिल नहीं है। कौन सा देश नहीं है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की जगह पे कौन सा है? एक तो सोमालिया है, सोमालिया है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो सूडान है, सूडान और दक्षिणी सूडान। 6 देश हैं जिन्होंने समझौता किया है। कौन कौन से? तो सोमालिया, सूडान, दक्षिणी सूडान। इसके अलावा 3 देश जो चाड, जिबूती और इथोपिया, 3 देश ये हुए। 6 देश हैं जिन्होंने कालाजार उन्मूलन के लिए जो समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 3 मई 2025 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा 123वां सदस्य बना है? तो वो बना है अंगोला। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जो कुछ चीजें अपने को याद रखनी, एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर जो स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस, फ्रांस में जो इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर जो इसको स्थापित किया था। इसमें कौन कौन से देश इसमें सदस्य हो सकते हैं? तो जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो देश आते हैं वो इसके सदस्य जो बनते हैं। कारण क्या है? देखो, ये पृथ्वी है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ के अंदर जो कौन सी है? कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री जो साउथ है उसके अंदर कौन सी है? मकर रेखा है। तो ये जो देश है, इन देशों के अंदर क्या होता है? सूर्य जो है उसकी किरणें जो सीधी इन देशों के ऊपर पड़ती है। तो इस कारण से ये जो देश है यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावना जो ज्यादा है। तो इस कारण से जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में आने वाले देश हैं इसके सदस्य बनते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, गुरुग्राम के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर है। ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना हुई। 2015 में स्थापना हुई, कहाँ पे हुई? पेरिस के अंदर हुई, पेरिस में हुई। और यदि अपन बात करें इस समय जो पेरिस के अंदर COP 21 जो UNFCCC जो इसका COP 21 चल रहा था, COP 21 सम्मेलन जो चल रहा था, COP 21 सम्मेलन जो चल रहा था, COP 21 सम्मेलन चल रहा था, और भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। फिर है मई 2025 में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स जो है वो क्या कर रहा है? जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके प्रभाव में जो संगठन है उन संगठनों का जो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित करने के लिए, उन संगठनों को विकल्प ढूंढने के लिए ब्रिक्स जो लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना की थी, कब की थी? 2015 के अंदर।
2014 में जो है ना क्या हुआ था, ब्राजील के जो फोर्टालेजा है, फोर्टालेजा 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 सम्मेलन हुआ था ब्राजील के अंदर। तो इस सम्मेलन के अंदर ये तय किया गया था कि हम एक इस तरह का जो बैंक बनाएंगे मिलके, और जो कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके प्रभाव को कम कर सके। तो इस सम्मेलन में जो ये तय हो गया, और 2015 के अंदर 2015 में जो इसकी स्थापना हो गई न्यू डेवलपमेंट बैंक। यदि अपन बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है ना संघाई चाइना के अंदर है। कहाँ पे, संघाई के अंदर, संघाई में जो इसका मुख्यालय है। यदि अपन बात करें, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, देखो जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका तो मुख्यालय बीजिंग के अंदर है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई के अंदर। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर यदि अपन बात करें, अपन जो फोर्टालेजा याद रखना आपको, कौन से सम्मेलन में तय हुआ था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, फोर्टालेजा कब हुआ था, 2014 के। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। मोदी जी जो फोटो के शौकीन है, 2014 में मोदी जी आए थे, और फोटोलेजा से याद रख लेना फोर्टालेजा। ठीक है, फोटोलेजा फोर्टालेजा। तो फोर्टालेजा सम्मेलन कब हुआ था, 2014 में, और इसमें तय किया गया कि हम क्या बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, और जो उसका मुख्यालय कहाँ पे, संघाई के अंदर। और उसका सदस्य कौन बना है, ये क्वेश्चन जो अल्जीरिया जो इसका सदस्य बना है। ठीक, सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी की गई। ठीक है, जो एसडीजी गोल्स है उनको लागू करने के लिए जो ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है, भाई कौन से देश ने कितने अच्छे तरीके से उसको लागू किया। तो यूएनएसडीएस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो इसको जारी करता है। फिर यदि अपन बात करें, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान जो किस देश को प्राप्त हुआ, स्वीडन है, फिनलैंड है, और डेनमार्क है, और जर्मनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड ने जो क्या किया है, सतत विकास रिपोर्ट में जो टॉप स्थान प्राप्त किया है। यदि अपन बात करें, एचडीआई रिपोर्ट पड़ी थी, उसमें जो टॉप किसने किया था, तो उसमें जो आइसलैंड ने किया था। उसके बाद यदि अपन बात करें एचडीआई में किसने, एचडीआई के अंदर किसने, तो आइसलैंड ने, आइसलैंड। उसके अलावा यदि अपन बात करें, प्रेस रिपोर्ट जो पड़ी थी, प्रेस रिपोर्ट पड़ी थी, विश्व प्रेस रिपोर्ट, विश्व प्रेस रिपोर्ट, उसमें जो किसने टॉप किया था, नॉर्वे ने, नॉर्वे ने। और अब अपन पढ़ रहे हैं सतत विकास रिपोर्ट, तो सतत विकास के अंदर किसने प्राप्त किया, किसने जो टॉप स्थान प्राप्त किया, फिनलैंड ने। एसडीआर 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो सतत विकास के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है, ऑप्शन है 121वां, 122वां, 99वां और 109वां। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 99, 99वां स्थान जो भारत ने प्राप्त किया सतत विकास के अंदर। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको अलग तरीके से पूछा था SI 2021 के अंदर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो कौन जारी करता है, ये पूछा था। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें टॉप जो स्थान किस देश को मिला है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। तो इसमें से आंसर है स्वीडन के अंदर। तो नॉर्वे ने प्रेस के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया, और फिनलैंड ने सतत विकास के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा आइसलैंड ने, तो आइसलैंड एक तो शांति के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे, शांति के अंदर जो पहला स्थान प्राप्त किया है, और एक एचडीआई के अंदर जो पहला स्थान प्राप्त किया है। ये आपको याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा, शांति के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा, 115वां। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु वॉरहेड्स, परमाणु वॉरहेड्स मतलब परमाणु हथियार कितने, भारत के पास 180 परमाणु हथियार, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार। सबसे ज्यादा जो किसके पास है, रूस के पास है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, रूस के पास। सबसे ज्यादा एक्टिव परमाणु हथियार किसके पास है, तो वो यूएसए के पास। एक्टिव जो कौन से देश के पास है, यूएसए के पास। अभी जो कुल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार, लगभग 12,000 के आसपास जो परमाणु हथियार इस समय दुनिया के पास है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना, तो वो बना आइसलैंड। आइसलैंड जो एक तो एचडीआई के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो पहला स्थान प्राप्त किया था, और इसमें वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर जो पहला स्थान प्राप्त किया। यदि एचडीआई के अंदर अपन दूसरे स्थान की बात करें, तो स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ने जो दूसरा स्थान प्राप्त किया था, किसमें, एचडीआई ने, दोनों ने एक साथ जो दूसरा स्थान प्राप्त, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो आइसलैंड जो एचडीआई के अंदर
पहला स्थान आइसलैंड का, ठीक है। फर्स्ट स्थान जो आइसलैंड का, शांति के अंदर भी पहला, एचडीआई में भी पहला, ठीक है, आइसलैंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस यात्रा के दौरान वो किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ सम्मान लेके ही आते हैं। साइप्रस में गए, वहां पे कौन सा सम्मान लेके आए? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। तो ये मैकारियोस थर्ड जो है ना, ये आप याद रख लेना, पूरा नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो कोडवर्ड है, जो कीवर्ड्स है, उसको याद रखना है। क्या है? मैकारियोस थर्ड, मैकारियोस थर्ड जो है ना, मैकारियोस थर्ड जो कौन से देश ने? साइप्रस ने जो दिया। कौन से देश ने दिया? साइप्रस ने दिया, ठीक, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 51वीं G7 शिखर सम्मेलन जो कहाँ पे आयोजित हुआ? 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो कनाडा के अंदर हुआ, और कनाडा में भी कौन सी जगह? कानानिस्कस के अंदर, कानानिस्कस के अंदर। इजराइल द्वारा 2025 में ईरान पर किए गए सैन्य अभियान का कोड नेम क्या? तो इजराइल ने जो हमला किया किस देश पे? जो ईरान पे। कब किया? जो वो 13 जून को, 13 जून 2025 को क्या हुआ? 13 जून 2025 को इजराइल ने जो ईरान पे हमला कर दिया, ठीक है। हमला किया, जो नतांज, फोर्डो, इस तरह के जो परमाणु स्थल जो है ईरान के, उन पे जो हमला किया, और ये कहा कि हम जो ईरान के परमाणु स्थल जो उनको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और ईरान जो परमाणु हथियार बना रहा है वो अब बना नहीं पाएगा। लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हुआ, और वापस से जो ईरान ने हमला किया, वापस से ईरान ने हमला किया किस पे? इजराइल पे। उसको क्या नाम दिया गया? तो पहले ये वाला देख लेते हैं कि इजराइल ने जो हमला किया उसका क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लोइन। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उस पर क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लोइन। वापस ईरान ने जब हमला किया इजराइल के ऊपर, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ईरान के हमले का नाम था। फिर अमेरिका को लगा कि ईरान जो वापस हमला कर रहा है, और ये जो इजराइल हो सकता है कि हार की स्थिति में पहुंच जाए या हार जाए, तो अमेरिका ने उस बचाव के लिए जो ईरान के ऊपर हमला किया उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या नाम दिया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और जो नतांज, फोर्डो जैसे परमाणु स्थल है, वहां पे जो इन्होंने हमला किया, B2 बम्बर नाम करके जो जहाज थे, उनसे जो हमला किया। और कौन से बम फेंके भाई? बंकर के अंदर जो बम जाके काम कर सके, इस तरह के बम जो फेंके। कौन से? GBU-57, GBU-57। हालांकि अमेरिका भी इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो परमाणु हथियार थे उन्होंने पहले ही ट्रांसफर कहीं और जगह जो कर दिए थे। तो अपने को याद क्या क्या रखना है इसके अंदर? सबसे पहले तो इजराइल ने जो हमला किया ईरान पे, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लोइन, ठीक है। क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लोइन। फिर जब ईरान ने वापस हमला किया, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ये ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। और फिर जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, तो उसका क्या नाम था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या नाम था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कौन से बॉम्बर से हमला किया? B2 बॉम्बर्स। फिर यदि अपन बात करें कौन से बॉम्ब इसमें इस्तेमाल किए गए, तो GBU-57 जो बॉम्ब इसमें इस्तेमाल किए गए, ये सभी आपको याद रखना है। आयरन डोम क्या है? तो ये इजराइल की जो एक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। ये हालांकि जो इस समय जो कामयाब, इस युद्ध के अंदर जो ज्यादा कामयाब नहीं रहा था, और फैल कर गया था पूरा का पूरा। फिर यदि अपन बात करें कब हुआ था ये हमला, तो 13 जून को हुआ था, और लगभग 12 दिन जो चला था, 12 डे वॉर जो इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 जून 2025 को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुने गए 5 देश कौन से? तो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके अंदर 5 देश तो ऐसे होते हैं जो स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है, और 10 देश ऐसे होते हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होती है। अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अभी नए नए उसमें 10 में से 5 जो चुने गए हैं, कौन कौन से हैं ये? तो लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो डीआर, ये जो अभी 5 सदस्य जो अस्थायी सदस्य चुने गए। इससे पहले 5 अस्थायी सदस्य और भी थे, वो कौन से थे? डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है और सोमालिया। ये तो पहले से अस्थायी थे, और 5 नए अस्थायी चुने गए, उनका क्या नाम है? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो डीआर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जून 2025 में IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस जो है, उसके अध्यक्ष चुने गए भारतीय प्रतिनिधि कौन है? तो IIAS के अध्यक्ष कौन चुने गए? V श्रीनिवास जो इसके अध्यक्ष लोग चुने गए, ठीक है। ब्रुसेल्स के अंदर जो इसका मुख्यालय है, और 1930 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1930 में इसकी स्थापना हुई किसकी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं।
जून 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नए नोट जारी किए गए जिसमें किसकी तस्वीर हटा दी गई। बांग्लादेश के अंदर एक नई मोहम्मद यूनुस है, उसके उसकी अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार बनी और उसने जो जो बांग्लादेश के संस्थापक थे मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी तस्वीर हटा दी गई। उनकी जहां भी तस्वीर उनकी दिखी उसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। तो नोटों पे भी जो इन्होंने उसकी तस्वीर हटा दी और एक बहाना लिया गया कि भाई किसी भी इंसान की तस्वीर जो हम नोटों पे नहीं लगाएंगे। तो शेख मुजीबुर रहमान जो उनकी तस्वीर हटा दी गई। वो बांग्लादेश के संस्थापक थे और बांग्लादेश के अंदर उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन अभी जो वहां पे कट्टरपंथ बहुत ज्यादा फैल रहा है, इस कारण से जो क्या हो रहा है, उनके जो वो बहुत ज्यादा अपमानजनक चीजें जो हुई है। बांग्लादेश के नए नोटों की विशेषता क्या है, तो ये मैं बता चुका हूं कि उन्होंने बहाना लिया कि हम किसी भी मानव चित्र का प्रयोग जो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला डब्ल्यूटीओ का 101वां सदस्य कौन है? तो डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके एक समझौता है मत्स्य पालन समझौता, उसको स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो निकारागुआ जो इसका सदस्य बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 2025 में चीन ने दुनिया का पहला गैर बाइनरी एआई चिप किस विश्वविद्यालय की टीम द्वारा विकसित किया? चीन के अंदर जो गैर बाइनरी एआई चिप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक चिप बनी है, उसको जो विहांग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो उन्होंने विकसित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से अपन देखते हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को घाना का कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो मोदी जी जहां भी जाते हैं क्या लेके आते हैं? कोई ना कोई सम्मान तो मोदी जी लेके ही आए, छोड़ने को नहीं भाई। तो कौन सा सम्मान मिला? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। स्टार ऑफ गाना बन गए मोदी जी, ऑफिसर बन गए और स्टार ऑफ गाना बन गए। पूरा नाम आपको याद रखना है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। और साइप्रस ने जो दिया था उसका क्या नाम था? मेकारियोस थर्ड, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? कौन सा मिला? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो इसमें तो जो देश का नाम ही लिखा गया है, तो इसमें जो स्पेशल कुछ याद करने वाली चीज। त्रिनिदाद और टोबैगो किस सुविधा को लागू करने वाला कैरेबियन जो कंट्रीज है उनका पहला जो देश बन गया? तो वो यूपीआई सर्विस लागू करने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। यदि अपन बात करें कैरेबियन देश कौन से, तो यदि ये तो अपन बात करें, ये जो उत्तरी अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, बीच के अंदर मध्य अमेरिका है। मध्य अमेरिका की इस जगह पे जो जो देश पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? हालांकि ये मैप मैंने ऐसे ही बनाया, आप ये वास्तविक मैप मत समझ लेना। तो यहाँ पे कैरेबियन कंट्री जो है। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत यूके यात्रा के दौरान किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो ये अपन देख चुके थे, पहला ही जो क्वेश्चन था उसमें व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा बोला था मैंने। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो उस पर समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो वो अपन देख चुके थे पहले क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर जो जुलाई के अंदर बताया, लेकिन वो मई के अंदर जो उसमें जो पहले शुरुआत हो चुकी थी, और जब मोदी जी गए जुलाई के अंदर तो उसमें जो फाइनल समझौता इस पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को ब्यूनस आयर्स में कौन सा सम्मान प्रदान किया? ब्यूनस आयर्स के अंदर जो ब्यूनस आयर्स शहर जो है उसकी चाबी जो मोदी जी को दी गई, क्या दी गई? ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी जो मोदी जी को दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जुलाई 2025 में ब्राजील यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या? मोदी जी ब्राजील गए थे, क्यों गए थे? एक तो राजकीय यात्रा थी, वही ब्राजील की यात्रा करनी थी मोदी जी, और 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील के अंदर ही हुआ था, रियो डी जेनेरिया के अंदर 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए मोदी जी गए थे। और उसमें जो विश्व के दो बड़े नेता जो नहीं आ पाए थे, कौन कौन से? एक तो चाइना के जो राष्ट्रपति, चाइना के जो प्रधानमंत्री, और जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो जो दोनों बड़े नेता इसमें भाग ले नहीं दे पाए थे। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील में कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? ब्राजील के अंदर कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। सदर्न क्रॉस याद रखना आपको, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस कौन से देश का है? ब्राजील का। ठीक है, तो स्टार ऑफ घाना तो वो हो ही गया था घाना का। इसके अलावा यदि अपन बात करें मेकारियोनस थर्ड जो है वो किसका हो गया था? साइप्रस का हो गया था। ब्यूनस आयर्स में ब्यूनस आयर्स की चाबी दी गई थी। त्रिनिदाद एवं टोबाको वाले में त्रिनिदाद एवं टोबाको का नाम था स्पेशल, और ब्राजील वाले में नाम नहीं है, इसमें सदर्न क्रॉस जो याद रखना है। ठीक है, मोदी जी जहां भी गए कुछ ना कुछ सम्मान लेके ही आए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ पे आयोजित हुआ? कहाँ पे आयोजित हुआ बताओ? रियो डी जेनेरियो के अंदर। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि रियो डी जेनेरियो के अंदर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो भाग लिया।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कौन से 2 राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थित थे? भाई भाग किस किसने नहीं लिया था? तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो उन्होंने भाग नहीं लिया था। व्लादिमीर पुतिन जो अभी युद्ध के अंदर उलझे हुए हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग के अंदर, उसने जो जारी कर रखा है क्या, एक जो गिरफ्तारी का वारंट इनके खिलाफ जारी कर रखा है कि किसी भी देश की यात्रा करेंगे तो उस समय इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कारण से जो व्लादिमीर पुतिन ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया में कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो प्रदान किया, ये आपको बताना है। नामीबिया के अंदर कौन सा दिया गया? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविथिया मिराबिलिस। वेलविथिया मिराबिलिस याद रखना, मिराबिलिस याद रख लेना आप तो, ठीक है। तो ये कौन से देश का है? नामीबिया का। नामीबिया किस वैश्विक गठबंधन में 2025 में शामिल हुआ? 2025 में नामीबिया जो आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो इसमें शामिल हुआ था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में आपको डिटेल में याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन कभी मेंस में भी जो पूछा जा सकता है। 2023 के अंदर, 2023 में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था भारत के अंदर, कहां पे हुआ था? दिल्ली के अंदर। उस समय जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 में दुनिया का शीर्ष शहर कौन बना? तो क्यूएस बेस्ट, इसके अंदर जो सियोल जो बेस्ट शहर बना है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सियोल कौन से देश में? दक्षिण कोरिया का एक देश है। भारत का कौन सा शहर जो सबसे बेस्ट रहा है? तो वो मुंबई रहा है। कौन से नंबर पे? 98 नंबर पे, 98 नंबर, मुंबई जो बेस्ट रहा है। फिर यदि अपन बात करें, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, भारत का कौन सा शहर छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो घोषित हुआ है? तो भारत का जो मुंबई शहर जो छात्रों के लिए बेस्ट घोषित हुआ है। और कौन से नंबर पे? 98 नंबर पे। ये अपन देख ही चुके थे पिछले क्वेश्चन में। फिर यदि अपन बात करें 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बनेगा? यूरोजोन क्या है? यूरोप के अंदर जो यूरो करेंसी के रूप में यूज करते हैं, जैसे भारत में रुपया है वैसे यूरोप में यूरो एक करेंसी है, और यूरो को जो करेंसी के रूप में यूज करते हैं वो देश जो यूरोजोन है, यूरोजोन के। और 21वां सदस्य इसका कौन बनेगा? तो बुल्गारिया जो इसका 21वां सदस्य बनेगा, ठीक है। बुल्गारिया जो यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, फोर्ब्स सूची 2025 अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासी अरबपतियों की सूची में भारत का योगदान कितना है? तो अमेरिका के जो अमीर जो प्रवासी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनमें भारत का कितना योगदान है? तो 12 लोग जो भारत के रहे हैं, और सबसे ज्यादा भारत के ही रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि भारतीय ज्यादा अमेरिका जाते हैं, और भारतीय क्योंकि टैलेंटेड लोग होते हैं, तो वहां के जो अमीर लोग हैं वो भी भारतीय जाते हैं। एक जय चौधरी नाम करके व्यक्ति है, जय चौधरी, वो जो सबसे अमीर रहा है। सबसे अमीर प्रवासी कौन रहा है? जय चौधरी जो सबसे अमीर प्रवासी रहा है अमेरिका का, जो कि भारतीय है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, फोर्ब्स सूची 2025 सूची में शीर्ष भारतीय अमेरिकी अरबपति कौन है? तो जय चौधरी जो शीर्ष भारतीय अमेरिकी अरबपति, ये आपने जो देख लिया था। जुलाई 2025 में अमेरिका ने किस आतंकी संगठन को एफटीओ घोषित किया गया? फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एफटीओ मतलब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो टीआरएफ जो है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको जो आतंकवादी घोषित किया है अमेरिका ने। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो उसने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था ना, उसकी जो वो क्या ली थी, जिम्मेदारी ली थी कि भाई पहलगाम आतंकी हमला जो हमने किया है। हालांकि उसके बाद जब प्रेशर बना, जब विदेशी सरकारों से जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि जो आपके देश में बैठे लोगों ने जो हमला किया है भारत के अंदर टूरिस्ट पे, तो ये जो संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसने जो जिम्मेदारी वापस ले ली थी कि हमने गलती से जो पोस्ट कर दी थी, और इस वजह से जो हम जो वापस ले रहे हैं जिम्मेदारी, हमने जो किसी तरह का आतंकवादी हमला जो नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी जो दुनिया के सामने चीजें पहुंच चुकी थी, इस कारण से जो अमेरिका ने इस पर जो क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, और इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति जो कहाँ पे स्थापित की गई? तो वास्का डुआ श्री सुभूति विहार, यहाँ पे जो इसकी अशोक स्तंभ की जो प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जुलाई 2025 में किस देश की गदामेश प्राचीन नगर को खतरे की यूनेस्को धरोहर सूची से हटा दिया? गदामेश एक प्राचीन नगर है, वो यूनेस्को की खतरे की सूची में था, उसको हटा दिया गया। कौन से देश की का स्थल है ये? लीबिया का जो वो स्थल है, ठीक, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, 2025 के ऐतिहासिक फ्रांस न्यू कैलेडोनिया समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को क्या दर्जा दिया? फ्रांस कहाँ पे? फ्रांस जो यूरोप के अंदर है, और न्यू कैलेडोनिया कहाँ पे? प्रशांत महासागर के अंदर। तो इसकी एक कॉलोनियल एरा जो है, उसके अंदर जो है एक कॉलोनी थी फ्रांस की, न्यू कैलेडोनिया, और उसको जो अब समझौता करके एक राज्य बना दिया गया है फ्रांस का, ठीक है।
तो फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर जो नया कैलेडोनिया राज्य जो घोषित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जुलाई 2025 के न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स में सबसे सुरक्षित देश जो कौन सा है, तो वो है अंडोरा। न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स के अंदर अंडोरा जो सबसे सुरक्षित देश है। कुछ क्वेश्चन जो अपन जो सीधे आंसर देखेंगे और उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा किस उद्देश्य से की थी, तो मोदी जी जो जापान गए थे किस लिए गए थे, तो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो उसमें भाग लेने के लिए गए थे। और इस समय जो 10 ट्रिलियन येन जो उसकी घोषणा जो हुई थी एक निवेश की, भारत के अंदर जो निवेश करेगा जापान। और जापान के उस समय के प्रधानमंत्री थे शिगेरू इशिबा। फिर यदि अपन बात करें अभी जापान की एक नई प्रधानमंत्री बनी है साना ताकाइचे। साना ताकाइचे ये जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये आपको याद। ठीक है, फिर यदि अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जापान यात्रा के दौरान घोषित निवेश लक्ष्य क्या है, तो 10 ट्रिलियन येन जो अगले 10 साल के अंदर जो जापान भारत के अंदर निवेश करेगा। ठीक है, अगले 10 साल में जापान भारत में कितना निवेश करेगा, 10 ट्रिलियन येन जो निवेश करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। चंद्रयान 5 मिशन में जापान कौन सा प्रक्षेपण यान उपलब्ध कराएगा, तो चंद्रयान 5 मिशन जो भारत और जापान जो मिलकर लॉन्च करेंगे और उसके अंदर जो एक मिनट उसके अंदर जो क्या करेगा, जापान जो एक प्रक्षेपण यान उपलब्ध कराएगा, ये आपको बताना है। कौन सा प्रक्षेपण यान उपलब्ध कराएगा, तो ये H324L जो प्रक्षेपण यान जापान जो भारत को उपलब्ध कराएगा, किसके लिए, चंद्रयान 5 मिशन के लिए जो उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता का कौन सा दौर जो हुआ है, तो भारत और चीन सीमा समझौते को लेकर सीमा के ऊपर शांति बनाए रखने के लिए जो बातचीत करते रहते हैं और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है भारत और चीन के बात करते हैं, उसके 24वें राउंड की बातचीत जो अभी हुई है हाल ही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 की फॉर्च्यून सूची में प्रथम स्थान जो किसे मिला, तो फॉर्च्यून सूची ये हम पहले भी जो ये क्वेश्चन किया था, तो जेनसन हुआंग जो उसको प्रथम स्थान मिला है फॉर्च्यून सूची के अंदर। जेनसन हुआंग जो कौन सी कंपनी के, एनवीडिया के, एनवीडिया के जो ओनर हैं। यदि अपन बात करें ये कहाँ के हैं, ताइवान में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका में जो हाल ही में निवास करते हैं। और यदि अपन बात करें एनवीडिया की, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एम कैप के मामले में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। और जो एनवीडिया कंपनी है ये क्या बनाती है, चिप जो है वो बनाती है, कंप्यूटर जो चिप होती है उनको जो निर्माण करती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसके जो मालिक हैं जेनसन हुआंग, ये फॉर्च्यून सूची के अंदर प्रथम स्थान पे रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यून की व्यवसाय सूची जो है, इस सूची के अंदर सर्वोच्च रैंक वाली महिला कौन है, व्यवसाय सूची के अंदर भाई वैसे तो जेनसन हुआंग रहे हैं, लेकिन महिला जो कौन सी रही है, तो वो रही है मेरी बारा। ठीक है, मेरी बारा जो प्रथम स्थान पे रही है व्यवसाय सूची के अंदर। अगस्त 2025 में भारत रूस प्रोटोकॉल जो किन क्षेत्रों से संबंधित था, तो एल्यूमिनियम व खनन से संबंधित जो भारत और रूस ने जो क्या किया, एक प्रोटोकॉल जो समझौता किया। हालांकि उसके अंदर जो रेलवे भी था लेकिन कृषि नहीं था, तो ये बड़ा आंसर जो गलत हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम, खनन, रेलवे ये सब जो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, फिर यदि अपन बात करें अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत फिलीपींस संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाया गया, तो भारत और फिलीपींस के संबंधों को उनको उसको जो 75 वर्ष जो पूरे हो चुके हैं और अब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो दर्जा दिया गया है भारत और फिलीपींस के रिश्तों को, तो क्या है, विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिलीपींस ने भारतीयों के लिए कितने दिनों तक वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की, इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर तो वैसे 14 दिन है, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि 14 दिन तक वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा कौन से देश ने की, तो कौन से देश ने की, फिलीपींस ने जो की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अगस्त 2025 में फिजी जो है वो किस पहल के अंदर शामिल हुआ, तो IPOI भारत प्रशांत महासागर पहल जो है, इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो उसके अंदर कौन सा देश शामिल हुआ, फिजी जो शामिल हुआ है। इसको भी उल्टा पूछा जा सकता है कि हाल ही में IPOI भारत प्रशांत महासागर पहल के अंदर कौन सा देश शामिल हुआ है, तो फिजी जो शामिल हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने फिजी में कौन सी विशेष सुरक्षा सुविधा स्थापित करने की घोषणा की, तो साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ जो भारत फिजी के अंदर बना रहा है। ठीक, अगस्त 2025 में भारत ने WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो
उसको क्या उपलब्ध कराने पर सहमति दी? तो WFP को जो भारत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध जो करवाएगा, ताकि विश्व के अंदर जो भूखमरी है उसको खत्म किया जा सके, विश्व के अंदर जो खाद्यान्न की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की यदि अपन बात करें तो रोम के अंदर जो इसका मुख्यालय है, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नारगोनो काराबाख विवाद समाप्त करने के लिए शांति समझौता जो किसकी मध्यस्थता से हुआ? तो सबको पता है, अमेरिका जो ट्रंप जो वो क्या करते हैं, मध्यस्थता के किंग है। और जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक विवाद चल रहा था नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर, वो जो व्हाइट हाउस के अंदर उन दोनों को देशों को बुला के जो समाप्त करवा दिया किसने? ट्रंप ने। हालांकि ट्रंप जो अभी गाजा के अंदर जो हमास और इजराइल का भी समझौता जो करवा रहे हैं, तो ट्रंप कुछ चीजों में तो अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा जो बुरी चीजें अपने को देखनी नहीं चाहिए। तो ट्रंप जो सरपंच साहब हैं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस उसकी शुरुआत कब और कहां पे हुई? तो ये चर्चा में क्यों? पहली बात तो नेपाल जो अभी इसका 107वां सदस्य बना है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 107वां सदस्य बना है। कौन सा देश? नेपाल। तो इसलिए ये चर्चा में है। तो 2023 के अंदर मैसूर के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कर्नाटक के अंदर जाके क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस उसकी शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो किस लिए बनाया गया था? तो 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं, जैसे कि शेर हो गया, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, बाघ है, चीता है, प्यूमा है, जगुआर है, ये जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनको सिक्योर करने के लिए जो क्या बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाया गया था। और 2023 के अंदर मैसूर के अंदर जो इसकी शुरुआत हुई थी, और 107वां सदस्य अभी बना है इसका नेपाल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य किसके वैश्विक संरक्षण से संबंधित है? तो ये मैं बता चुका हूँ, 7 बड़ी बिल्लियां जो कौन कौन सी? शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बाघ, चीता, प्यूमा और जगुआर, ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिनकी सुरक्षा के लिए इस संगठन को बनाया गया। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान जो किस शहर को मिला? तो ये मिला है जूरिक को। और भारत का कौन सा शहर जो इसमें टॉप पे है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली जो कौन से नंबर पे है? तो वो है 104वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 104वें नंबर पे जो दिल्ली है IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अंदर। भारत का कौन सा शहर 2025 की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सका? तो वो दिल्ली, वो मैं बता ही चुका हूँ, 104वें नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं अपन। ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन कब और कहां पे आयोजित हुआ? तो 15 अगस्त को हुआ था, जब भारत के अंदर जो क्या मनाया जा रहा था, 15 अगस्त को जो भारत में एक नेशनल प्राइड का डे है, सॉरी 15 अगस्त को जो एंकरेज के अंदर जो जो अमेरिका का जो अलास्का वाला पार्ट है उसके अंदर एक शहर है एंकरेज, वहां पे जो क्या हुआ था, पुतिन और जो ट्रंप के बीच में एक जो वार्ता हुई, और भारत की नजर भी उस वार्ता पे थी, क्योंकि भारत के ऊपर जो ट्रंप काफी टेरिफ लगा रहा है, और यदि ये वार्ता सफल हो जाती तो उस टेरिफ को भी जो थोड़ा कम होने के चांसेस थे, लेकिन ये वार्ता पूरी तरह से सफल नहीं हुई। इस कारण से जो, और यदि अपन बात करें कहाँ पे हुआ था, एंकरेज के अंदर, अलास्का के अंदर है एंकरेज। अलास्का वाला जो क्षेत्र है ना, वो अमेरिका ने रूस से ही खरीदा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, रूस से खरीदा हुआ क्षेत्र है ये अलास्का। उत्तरी अमेरिका में प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित की गई? तो कनाडा का जो मिसिसागा है, यहाँ पे जो क्या स्थापित की गई, प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति 51 फीट की जो बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, रूस के किस ज्वालामुखी में 600 वर्ष बाद अगस्त 2025 में विस्फोट हुआ है? तो एक रूस की ज्वालामुखी का नाम है क्रासेनिनिकोव, जो है इसके अंदर क्या हुआ है, 600 वर्षों बाद जो विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ शिपिंग और लॉजिस्टिक पर संयुक्त कार्य दल घोषित किया गया? तो किस चीज पे? एक तो शिप वाला जो सेक्टर है उसमें, और लॉजिस्टिक वाले सेक्टर के अंदर सऊदी अरब के साथ जो भारत ने एक संयुक्त कार्य दल जो घोषित किया गया। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मई से लेके अगस्त तक के क्वेश्चन थे, और आगे के जो क्वेश्चन है सितंबर, अक्टूबर और उससे आगे के, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। और ये मैंने जो थोड़ी सी जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि जो मुझे थोड़ा सा जल्दी जो इसको करवाना था, ज्यादा समय जो खराब नहीं करना था, इस वजह से जो मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन जो हमने आज जो कवर कर लिए। और इस पूरी क्लास को जो आप जो देख सकते हैं, आप, मैंने इतनी स्पीड में बोला है कि आप 1 की स्पीड में देखोगे तो भी आपको लगेगा कि 1.5 की स्पीड से जो हम क्लास देख रहे हैं। तो ठीक है, आप जो इस क्लास से जुड़े, आपको जो चीजें समझ में आई होंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।